कोई भी डाउट हो तो आप पूछो। फिर हम लोग थोड़े बहुत टॉपिक जो मोल में बाकी है उसको आज पूरा कंप्लीट कर देंगे, और नेक्स्ट टर्न पे आपका एक लाइव टेस्ट ले लेंगे। जो भी डाउट हो मूल कंसेप्ट में, किसी भी कॉम्प्रिहेंशन में, मैच द कॉलम में, सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन में, बिगनर बॉक्स 4 में, कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछिए। ये वन मॉडल खोल लेते हैं। ये देखिए, ये मॉडल खुल गया आपका। किसी में भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक्सरसाइज खुल गया। कॉम्प्रिहेंशन 7, साक्षी को कॉम्प्रिहेंशन 7 में डाउट है। सबसे पहले सारे डाउट्स लिख लेते हैं जिससे सिस्टमेटिक सॉल्व हो। और बताइए, इसके अलावा और कोई डाउट? गैस ईडियोमेट्रिक और कोई भी सवाल जो कि आप पूछना चाहते हैं, या मैच द कॉलम का कोई भी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। मैच द कॉलम 27, वैदिका ने लिखा है 24। 24 समझ में नहीं आ रहा किसका क्वेश्चन है। मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर 27। वैदिका विश्वकर्मा, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 24। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 24। और बताइए। अब काफी सारे बच्चे जोड़ गए लगभग। अनुराग, भरत, चतुर, हरिओम सोनी, हरि, लक्ष्मदीप, रामलाल मीना, पवन, भार्गव, साक्षी और वैदिका। जो नए बच्चे भी जुड़े हैं उनको मैं रिपीट कर दूं। कोई भी डाउट है बिगनर बॉक्स 4 में, एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 2 में उसको पहले आप पूछ लीजिए, फिर बचे हुए टॉपिक पढ़ेंगे जिसके सवाल नहीं मिलेंगे शायद आपको इसमें मॉड्यूल में, जो अपन पढ़ेंगे टॉपिक। बताइए। हरिओम सोनी, हरि, पवन, जो भी डाउट हो आप लिख के बताइए। लक्ष्मदीप, हरि ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, 24 और 8। ये सारे सवाल कहाँ के हैं ये बताना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 1 के हैं 7, 24 और 8। एक्सरसाइज 1 के सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा और कोई डाउट? ठीक है, इसको पहले सॉल्व होने देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए 7, 8 और 24। 7, 8 में क्या है ऐसा? अच्छा, ये तो बहुत इजी है। 12 ग्राम मैग्नीशियम वॉज बर्न इन अ क्लोज्ड वेसल
containing 32 ग्राम ऑक्सीजन, which of the following is not correct? 12 ग्राम मैग्नीशियम का मतलब हो गया 0.5 मोल मैग्नीशियम, और 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1 मोल O2। तो जब रिएक्शन लिखोगे, अभी लिख के दिखा दूंगा, mg के आगे 2 लगेगा, 2 mg प्लस O2 बराबर 2 MgO। तो मैग्नीशियम के जब 2 मोल खर्च होंगे तो ऑक्सीजन का 1 मोल खर्च होगा। तो तुम मैग्नीशियम के इस क्वेश्चन में 0.5 मोल्स लेके चल रहे हो, तो ऑक्सीजन 0.25 खर्च होगा। ऑक्सीजन एक्सेस में है और मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट है। इसका आंसर जो है वो दूसरा वाला हो जाएगा, देख लीजिए। टू mg प्लस O2 बराबर 2 MgO, अर्थात मैग्नीशियम के मोल्स अपॉन 2 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल्स अपॉन 1। तो मैग्नीशियम के जो मोल्स क्वेश्चन में है वो है 0.5, क्योंकि 12 ग्राम है। 12/24 मैग्नीशियम का एटॉमिक मास, परमाणु भार 24 होता है। 12/24 0.5, मैग्नीशियम के 0.5 मोल यूज कर रहे हो, तो ऑक्सीजन के जो मोल्स होंगे, ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 0.25, और ऑक्सीजन आपने लिया है 1 मोल। ऑक्सीजन आपने लिया है 1 मोल, तो ऑक्सीजन लेफ्ट, ऑक्सीजन जो बच जाएगा वो जगह 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.75 मोल्स, जिसको 0.75 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। मोल को ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु भी कहा जाता है। देख लीजिए, बी आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन। बताइए, विच इज नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छा, तो बी तो सही है। 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। आगे mg प्लस O2 बराबर 2 MgO। मैग्नीशियम तुम यूज कर रहे हो 12 ग्राम्स, और ऑक्सीजन यूज हो रहा है 8 ग्राम। 8 ग्राम क्यों? क्योंकि इसके मोल 0.25 यूज हो रहे हैं, तो इसका 20 ग्राम बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर इसके 12 ग्राम यूज हो रहे हैं और इसके 0.25 अर्थात 8 ग्राम यूज हो रहे हैं, तो 12 प्लस 8 इसके 20 ग्राम बनेंगे। फिर 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट अनबर्न्ड, नहीं, मैग्नीशियम पूरा खर्च हो जाएगा। और डी, द मिक्सचर एट द एंड विल वे 44 ग्राम, अंत में मिक्सचर का वेट 44 ग्राम होगा। ऑक्सीजन जो बच जाएगा वो हो जाएगा 32 माइनस 8 इज इक्वल टू 16 प्लस 8 24। तो मास आफ्टर रिएक्शन, अभिक्रिया के बाद 24 ग्राम O2 बचेगा और 20 ग्राम उत्पाद बना है, टोटल मिलाकर के 44 ग्राम। अभिक्रिया समाप्त होने के बाद कुल द्रव्यमान आपको दिखाई पड़ेगा 44 ग्राम, जिसमें 24 ग्राम ऑक्सीजन के बचे होंगे और 20 ग्राम उत्पाद के बने होंगे, प्रोडक्ट बना होगा, टोटल 44 ग्राम्स। तो आपको दिख गया साफ तरीके से कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ए वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम लिमिटिंग रिएजेंट था, और ए ऑप्शन लिखा हुआ है 2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट अनबर्न्ड, अर्थात 2 ग्राम मैग्नीशियम
नहीं जलेगा, बच जाएगा, तो ये गलत है। पूरा का पूरा 12 ग्राम मैग्नीशियम जल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसके तुलना में बहुत ज्यादा है। ए वाला इनकरेक्ट है और बाकी सब जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा था तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। मास ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 84 grams of carbon, 12 grams of hydrogen and 56 liters of O2 at 1 atm and 273। ठीक है, 8th क्वेश्चन। C प्लस H प्लस O2 बराबर C12H22O11। इसको तुम लिख सकती हो 11/2, यहां 12 और यहां लिख सकते हो तुम 11। तो रिएक्शन बैलेंस दिखेगा। अब 84 ग्राम कार्बन के दिए हुए 84/12 इज इक्वल टू 7। तो कार्बन के मोल्स दिए हुए 7। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया हुआ है आपका 12 ग्राम H2। तो 12/2 इज इक्वल टू 6। H2 ले रहे हो तो 6, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तुम्हारा दिया हुआ है कितना 56 लीटर्स और 1 एटीएम और 273। 1 एटीएम और 273 को बोलते हैं एनटीपी, सामान्य तापमान एवं दाब। 1 एटीएम और 273 केल्विन तापमान पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर्स होता है। तो 56 लीटर्स गैस की मोल्स अगर ज्ञात करने हैं तो 56 डिवाइड बाई 22.4 इंटू 10 कर दीजिए, जिसको काटेगा 4 और 10/4 होता है 2.5। 10/4 होता है 5/2 और 5/2 होता है 2.5। तो इसका मतलब 12C प्लस 11H2 हो जाएगा यहाँ पर 11H2 प्लस 5.5O2 इज इक्वल टू C12H22O11 में लिमिटिंग रिएजेंट तीनों आपको चेक करने पड़ेंगे। ये आपके पास 7 है, ये आपके पास 6 है और ये आपके पास 2.5 है। कैसे चेक होगा? मोल कंसेप्ट से चेक होगा। कार्बन के मोल अपॉन 12 इज इक्वल टू H2 के मोल अपॉन 11 इज इक्वल टू O2 के मोल अपॉन 5.5। तो कार्बन के मोल के जगह पे आप 7 पुट कर दो। जैसे कार्बन के मोल के जगह पे 7 पुट करोगे तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 77/12, 77/12। ठीक है, 77/12 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है देख लेते हैं। कार्बन के जगह पे 7 पुट करोगे तो 7/12 इज इक्वल टू हाइड्रोजन के मोल अपॉन 11। तो हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे 7 इंटू 11/12 इज इक्वल टू 77/12। 12 6 72, 6 से ऊपर निकल गए तो इसका मतलब कार्बन ज्यादा दिया हुआ है, हाइड्रोजन कम है। अब हाइड्रोजन के सापेक्ष ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अगेंस्ट ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। तो H2 के मोल्स अपॉन 11 इज इक्वल टू O2 के मोल्स अपॉन 5.5। तो अगर हाइड्रोजन की जगह पे 6 पुट करते हैं 6/11 इज इक्वल टू O2 के मोल्स अपॉन 5.5। तो O2 के जो मोल्स दिखाई पड़ेंगे ये हो जाएंगे 6 इंटू 5.5/11। 11 5 55 होता है तो ये तुम्हारे हो गए कितने 3 मोल्स।
तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, ऑक्सीजन सबसे कम दिया हुआ है। ऑक्सीजन के अगेंस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अब क्या होगा, ये क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुका हूं। तो ऑक्सीजन के मोल्स अपॉन 5.5 इज इक्वल टू C12H22O11 के मोल्स अपॉन 1। तो ऑक्सीजन के मोल्स के जगह पे पुट कर दीजिए 2.5, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे कम है इस क्वेश्चन में। तो ऑक्सीजन की मोल्स की जगह पे 2.5 पुट कर दिया। 2.5 अपॉन 11 इज इक्वल टू C12H22O11 अपॉन 1। तो C12H22O11 11/2 होगा ये। इसके मोल्स हो जाएंगे 2.5 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू 5/11। और इसका जो द्रव्यमान है, मास है, वो हो जाएगा 5/11 इंटू 342, क्योंकि सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को देख लो। 84 ग्राम कार्बन के हैं, 12 ग्राम हाइड्रोजन H2 है और 56 लीटर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के मोल हो गए 2.5, H2 के मोल हो गए 6 और कार्बन के मोल हो गए 7। सबसे पहले तो चेक करो कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, सीमांक अभिकर्मक कौन है। तो सॉल्व करने पर अपन ने चेक कर लिया, कार्बन से हाइड्रोजन चेक किया, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन चेक किया। तो सारा निष्कर्ष निकालने के बाद ये समझ में आया कि इसमें सबसे कम ऑक्सीजन है, सेकेंड नंबर पे कम हाइड्रोजन है और सबसे ज्यादा कार्बन है। सबसे कम वाले के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो ऑक्सीजन के 2.5 मोल सबसे कम दिए हुए, और ऑक्सीजन के 2.5 मोल्स अगर खर्च करते हो तो तुम्हारे सुक्रोज के बनेंगे 2.5 अपॉन 5.5। ऑक्सीजन के मोल बटे कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक इज इक्वल टू सुक्रोज के मोल्स अपॉन 1। ये सुक्रोज के मोल्स आ गए, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो इससे सुक्रोज का द्रव्यमान आ जाएगा। यही पूछा है इस क्वेश्चन ने कि कितना ग्राम सुक्रोज बनेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? एच बैलेंस नहीं है? अच्छा हाँ, एच बैलेंस नहीं है। नहीं सही है, एच बैलेंस है। 11 इंटू 2 22, यहाँ भी 22 है। ठीक है, क्लियर हो गया। हरिओम ने पूछा है, बताता हूं मैं अभी, बाकी बता चुका हूं तो पहले। जिस बच्चे ने सवाल को पूछा था, क्योंकि सवाल जो है ये प्री सॉल्व्ड है, पहले सॉल्व कर चुका हूं। ये सवाल पूछा है हरि ने। हरि पहले बताएगा क्या ये क्वेश्चन उसको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्या अभी भी कुछ डाउट है? हरि को क्लियर हो गया, ठीक है। ये सवाल पहले ही बच्चे पूछ चुके थे। इसमें दो दो LR, दो दो लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना पड़ता है। एसटीपी और एनटीपी में बहुत डिफरेंस होता है। एसटीपी का मतलब होता है, एसटीपी पर पढ़ा चुका हूं मैं ये, एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होता है, और एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर्स होता है। यहां वापस से लिख देता हूं, ये सब बहुत पुरानी बात हो गई तो कई बच्चे तो भूल चुके होंगे। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर्स होता है, और एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर्स होता है। एनटीपी पर प्रेशर होता है 1 ATM, और एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 बार। लेकिन पुराने सवालों में दोनों को सेम लेते थे। सब बता चुका हूं, इसके पीछे पूरी, मतलब ये पढ़ाने पे आ जाऊं तो 15 से 20 मिनट निकल जाएंगे। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4, एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन 22.7। आईआईटी में एनटीपी लिखा रहता है, जिसका मतलब है टेम्परेचर है 273 केल्विन और प्रेशर है 1 ATM। ठीक है, कोई डाउट? हरिओम सोनी, समझ में आ गया? ये सब बहुत बार बता चुका हूं, तुमको अलग से ही बता चुका हूं ये चीज।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है। किसी बाकी बच्चों को डाउट तो नहीं है? ये थोड़ा नया है, अपन फिर से 15 मिनट तो नहीं लेकिन 5-7 मिनट में दोबारा रिपीट कर सकते हैं इसको, अगर किसी को भी डाउट है इस चीज में तो। चतुर को हो सकता है हो, बाकी बता चुका हूं जहां तक मुझे याद है। चतुर का भी एडमिशन हुआ है, लगभग 1 महीना तो हो गया होगा। साक्षी, ये सब बच्चे 1 महीने से लगभग पढ़ रहे हैं। लक्ष्यदीप को हो सकता है कि ये उस समय बताया नहीं हो जब उसका एडमिशन हुआ था। ठीक है, वेदिका को भी सेम डाउट था। एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस होता है, एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस होता है, लेकिन पुराने सवाल उठाओगे देखोगे अगर किताब वगैरह में एसटीपी एनटीपी को सेम लिया जाता है, लेकिन डिफरेंस होता है, ये लिखा हुआ है। अगर इसको डिटेल में समझना चाहोगे तो मैं इन बिटवीन सब रोक के इसको बता भी सकता हूं। ठीक है, रामलाल मीना कह रहा है बता दीजिए। चलो बता देते हैं, जिससे कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। बाकी ऐसी चीजें जो कि बच्चे भूल सकते हैं अभी, हरिओम सोनी भूल सकता है अगर, तो बाकी बच्चे भूल सकते हैं, क्योंकि हरिओम सोनी को मैंने ये बताया था, काफी पहले बताया था। चलिए देख लीजिए। एनटीपी फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जिस समय टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 एटीएम, 1 एटीएम इज ऑल्सो इक्वल टू 101,325 पास्कल, which is also equal to 101,325 Newton per meter square, because 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. Now, in the formula PV is equal to nRT, the value of R is 0.0821 and the unit is liter ATM, mole inverse, Kelvin inverse. यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप पढ़ चुकी हो, शायद पढ़ोगे कि प्रेशर का यूनिट एटीएम होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट लीटर होना चाहिए, टेम्परेचर और मोल्स इनवर्स में आएगा, नीचे नीचे आएगा। मतलब ये आर की ये वैल्यू आप यूज तो कर सकती हो, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आर की ये वैल्यू तभी यूज कर सकते हो, आर की ये वैल्यू तभी यूज कर सकती हो जब प्रेशर एटीएम में दिया हो। प्रेशर पास्कल में दिया हो नहीं चलेगा, उसको बदलना पड़ेगा एटीएम में, ये कन्वर्जन यूज करना पड़ेगा। अगर प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आर अलग यूज करते हैं। देखिए, यदि प्रेशर दिया हुआ है पास्कल में, अर्थात न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तब आर यूज करते हैं 8.314 और यूनिट हो जाता है जूल्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। जूल्स कैसे हो जाता है देखो, P इंटू वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। प्रेशर तुम्हारा हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम तुम्हारा हो गया मीटर क्यूब, इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। तो तुम्हारा जो आर है वो हो गया न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एन मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, ये जूल्स हो गया, और नीचे मोल्स का यूनिट मोल और टेम्परेचर का केल्विन। तो इसका मतलब कि अगर प्रेशर पास्कल में है, पास्कल मतलब ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है, और अगर वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो आर की ये वैल्यू यूज करनी पड़ती है, जो कि अपने को मोल वगैरह चैप्टर में नहीं करनी पड़ती है, आगे करनी पड़ती है। आर की ये वैल्यू 0.0821 यूज तभी कर सकती हो
जब प्रश्न में दिया गया प्रेशर, क्वेश्चन में दिया गया प्रेशर का यूनिट क्या हो, एटीएम हो, एटमॉस्फेयर में दिया हो, और एटमॉस्फेयर और पास्कल में ये संबंध होता है। अब देखो जरा, अगर प्रेशर के जगह पे, अगर प्रेशर की जगह पे 1 पुट करती हो और एन के जगह पे 1 पुट करती हो और आर की वैल्यू लिखती हो और टेम्परेचर की जगह पे 273 लिखती हो, तो V का आंसर आ जाता है 22.4। सॉल्व करके भी देख सकती हो। V का आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 22.4, जिससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि 1 मोल, ये 1 लिखा हुआ है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होगा जिस समय प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर और जिस समय टेम्परेचर होगा 273। और 1 एटमॉस्फेयर और 273 कंडीशंस को बोले जाते हैं एनटीपी कंडीशंस। 1 एटमॉस्फेयर और 273 कंडीशंस को बोले जाते हैं एनटीपी कंडीशंस। तो इसका मतलब है 22.4 लीटर 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा एनटीपी पर। तो इसीलिए मोल्स निकालने का फॉर्मूला ही बना लेते हैं हम लोग, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन ये वॉल्यूम कब लगता है, जब क्वेश्चन में एनटीपी लिखा हो या क्वेश्चन में प्रेशर लिखा हो 1 एटीएम और टेम्परेचर लिखा हो 273, तब ये वाला फॉर्मूला अपन यूज कर लेते हैं। तो ये सारी जानकारी जो थी वो एनटीपी के बारे में थी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि आर की वैल्यू 0.0821 तब यूज करेंगे जब प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर होगा केल्विन में, और आर की वैल्यू यूज करेंगे 8.314 जब प्रेशर होगा पास्कल में और वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। मतलब जब प्रेशर और वॉल्यूम के एसआई यूनिट यूज करेंगे तब आर की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन जब प्रेशर और वॉल्यूम के एसआई यूनिट यूज नहीं करेंगे, ये एटीएम या ये लीटर एसआई यूनिट नहीं होता है, तब आर की वैल्यू ये होगी। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एनटीपी समझ में आ गया सबको? बता दीजिए। ठीक है, एनटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है। अब आते हैं बात एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, एसटीपी पर प्रेशर लिया जाता है 1 बार। मतलब कोई कहे कि मुझे गैस का वॉल्यूम 1 बार पर चाहिए, 1 एटीएम पर नहीं चाहिए, तो देखिए क्या फर्क पड़ जाएगा। 1 बार होता है 1,0,0,0,0 पास्कल। मतलब 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। 1 बार होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल या 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जबकि 1 एटीएम होता है 1,01325 पास्कल, जिसको तुम 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल भी लिख सकते हो। अब देखो दुविधा क्या हो गया, दुविधा ये हो गया कि ये जो फॉर्मूला है पीवी बराबर एनआरटी में, इसमें हम आर की वैल्यू यूज करना चाहते हैं 0.0821, लेकिन आर की वैल्यू तभी यूज कर सकते हैं जब प्रश्न में दिया गया प्रेशर किस में हो, एटीएम में हो, जबकि प्रेशर तो है 1 बार, लेकिन एटीएम में यहां पर होना चाहिए। मतलब प्रेशर इस समय 1 बार, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 1 बार, लेकिन इस फॉर्मूले में आर की वैल्यू तभी यूज कर सकती हो, कंडीशन है ये, जब प्रेशर कौन सी यूनिट में दिया हो, एटीएम में, तो बार को एटीएम में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर 1 बार 10 टू द पावर 5 पास्कल है और 1 एटीएम अगर 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल है, तो इतने जगह पे रिप्लेस करके हम बार भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325
मल्टीप्लाइड बाई 1 बार, क्योंकि ये 1 बार के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो एटीएम बड़ा हुआ, एटीएम थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हुआ। 1 एटीएम इतने बार के बराबर है। करेंसी जैसा है, दो कंट्री है ए और बी, ए का 1 रुपए बी के इतने रुपए के बराबर है, तो बी की करेंसी थोड़ी कमजोर हुई ना। तो 1 एटीएम इतने बार के बराबर है, तो 1 बार कितना हो गया? 1 बार हो गया 1/1.01325 एटीएम, जिसको सॉल्व करने पर 0.987 एटीएम आ गया। अब एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 बार, जो कितने एटीएम के बराबर हो गया। अब फिर से इस फॉर्मूले में पीवी बराबर एनआरटी में, अब पी के जगह पे अगर 0.987 लिखते हैं, वी एन के जगह पे 1, आर के जगह पे 0.0821 और टेम्परेचर की जगह पे 273 लिखते हैं, तो वॉल्यूम की वैल्यू आती है 22.7। थोड़ी ज्यादा आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स होता है। यहां जब 1 था तो 22.4 आया था, अब यहां पर 1 से थोड़ा छोटा हो गया तो 22.4 से ज्यादा आएगा, तो ये वॉल्यूम आने लगता है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जब प्रेशर होगा 1 बार और जब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, तो 1 मोल कोई भी गैस का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22.7 लीटर्स। ये है इसकी असली कहानी। बाकी पुराने सवालों में दोनों को एक जैसा लिया जाता था, तो इसीलिए अपन ने यहां पर ये चीज लिखा है, ये येलो मार्कर से, कि जब एनटीपी होता है क्वेश्चन में तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लिया जाता है, और जब एसटीपी होता है क्वेश्चन में तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.7 लिया जाता है। एनटीपी पर प्रेशर होता है 1 एटीएम और एसटीपी पर प्रेशर होता है 1 बार, और बार को एटीएम में जब चेंज करोगे तो 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, और चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी वाले फॉर्मूले में अगर आर 0.0821 यूज कर रहे हो तो उसके साथ कंडीशन है कि प्रेशर भले किसी भी दूसरे यूनिट में रहे, उसको एटीएम में चेंज करके फिर वहां पर पुट करना पड़ता है। आया समझ में? ये पूरा पूरी चीज, पूरी कहानी समझ में आ गई तो लिख के बता दीजिए, और कोई भी डाउट है तो फिर से पूछ लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं। तो ये जो पूरी कहानी है ये बच्चों को पता नहीं रहती है, वो बस वो याद कर लेते हैं। मतलब 13th के बच्चों से ही पूछोगे तो पूरी कहानी नहीं पता होती है। एक्चुअल कहानी इसकी पूरी ये है जो मैंने बताया। 13th का मतलब 12th पास स्टूडेंट्स। अनुराग नागर चतुर हरिओम सोनी को तो खैर याद आ गया होगा, बता दिया था मैंने उसको। हरि लक्ष्वदीप रामलाल मीना पवन भार्गव, सबको क्लियर है? 1% भी डाउट हो तो दोबारा भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसका फील आना चाहिए, केवल आपको याद नहीं करना है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम
22.7 होता है। क्यों होता है? उसके पीछे का पूरा लॉजिक बता दिया मैंने। आर की वैल्यू 0.0821 कब होता है, आर की वैल्यू 8.314 कब लिया जाता है, सब बता दिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन पूछा है बच्चों ने। ये 24वां क्वेश्चन। 100 ml aqueous solution density 5/3 gram per ml contains 40% by weight of NaOH. The number of molecules of NaOH dissolved in the above solution is। ठीक है, इन दोनों जानकारी के बेसिस पे, मास परसेंटेज और डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग इसका मोलैरिटी निकाल लेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन 24। मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। डेंसिटी 5/3 है और परसेंटेज 40 है। डेंसिटी 5/3 है और परसेंटेज है 40, और मॉलिक्यूलर वेट भी होता है 40। तो 40 से 40 कट गया और ये हो गया 50/3। 50/3 इसका हो गया मोलैरिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। मोलैरिटी 50/3 और वॉल्यूम इन लीटर से 0.1, क्योंकि 100 ml का सॉल्यूशन है तो लीटर में 0.1 आएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5/3 मोल्स। और मोल्स को नंबर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से। तो 6 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा और हो जाएगा 10⁻24। तो इसके क्लोज जो भी वैल्यू दिखे उसका आंसर हो जाएगा 10⁻24। एग्जैक्ट दिख रहा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। आ गया समझ में? मास परसेंटेज से पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम इन लीटर से तो मोल्स आ जाएंगे, और मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको एवोगाड्रोस कांस्टेंट से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये वैदिका ने पूछा था, क्लियर हो गया उसको। हरि ने भी पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया। अब कॉम्प्रिहेंशन पूछा है 7। कॉम्प्रिहेंशन 7, चलो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन 7। 10 मिलीलीटर नाइट्रोजन एन एल्केन, तो होगा नहीं, 10 ml नाइट्रोजन एंड एल्केन एंड ऑक्सीजन undergoes combustion in iodometry tube. There was a contraction of 2 ml. When the residual gases are passed through KOH to the remaining mixture comprising only one gas, ठीक है, excess hydrogen was added, and after combustion the gas produced is absorbed by water, causing reduction in volume of 8 ml. तो अभी तक के सवाल को पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कि शुरुआत में नाइट्रोजन था, एल्केन था और ऑक्सीजन था। जैसे आपने जलाया होगा, जो एल्केन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाया होगा CO2 और H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड की वजह से यहां पर वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा। H2O जो है वो द्रव अवस्था में बना होगा, इसलिए आयतन में कमी आ रही होगी। फिर इसमें लिखा भी है व्हेन द रेसिडुअल गैसेस पास थ्रू KOH द रिमेनिंग मिक्सचर कंप्राइजिंग ओनली वन गैस। ठीक है, जैसे ही आप KOH से पास करोगे तो जो CO2 बना वो एब्जॉर्ब हो गया और केवल एक ही गैस बचा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन बचा हुआ है। तो इसका मतलब सारा ऑक्सीजन और सारा एल्केन इस रेशो में दिया हुआ है कि पूरा खर्च हो जाए। अब नाइट्रोजन जो बचा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है,
तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है, और हमेशा वॉल्यूम में कमी होगी ही होगी, क्योंकि N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 होता है। तो राइट हैंड साइड का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड से छोटा है, तो इसलिए अमोनिया बनने की वजह से वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्वेश्चन पहला, गैस प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर, तो इसका आंसर तो हो गया अमोनिया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द मिक्सचर ही निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्ड आफ्टर फर्स्ट कंबस्शन, पहले कंबस्शन के बाद ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बच रहा है, जीरो होगा। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में सवाल कुछ क्लियर हुआ क्या जिसने पूछा था? आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। जैसे ही आपने इसका कंबस्शन किया तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया 2 मिलीलीटर का। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन के पीछे वजह क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर CO2 और H2O लिक्विड बनता है, तो H2O लिक्विड स्टेट में बनता है, इसलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। दूसरी चीज, सवाल को कैसे अपन समझ रहे हैं कि पूरा हाइड्रोकार्बन या पूरा ऑक्सीजन खर्च हो रहा है, ये देखिए। जब बचे हुए गैसेस को क्या क्या बचेगा? नाइट्रोजन बचेगा और CO2 बना होगा। जैसे KOH से पास कर रहे हैं तो केवल एक ही गैस बच रहा है, तो केवल एक ही गैस कौन सा बच रहा है? नाइट्रोजन। क्योंकि मैंने बताया कि गैस यूटियोमेट्री के सवालों में नाइट्रोजन कभी भी अभिक्रिया नहीं करता जब तक लिख ना दे, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो बच रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया, NH3 बनाता है, जो कि दिया हुआ है। तो पहला सवाल क्लियर है। ये 21 वाला क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑक्सीजन जीरो है। अपने को 20 और 22 सॉल्व करना है, तो 19 और 21 ये दोनों बातें समझ में आ रहे हैं क्या बच्चों को? बताइए जरा। सवाल को अगर पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो दो चीजें क्लियर हो रही है कि पहली बार जब कंबस्शन कर रहे हैं तो नाइट्रोजन तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, CO2 बन रहा है। वाटर वेपर तो बना नहीं होगा, लिक्विड वाटर बना होगा। तो N2 और CO2 जैसे KOH से पास कर रहे हो, केवल N2 बच रहा है, तो ओनली वन गैस। इससे क्लियर हो रहा है। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 सवाल को पढ़ते से ही आइडेंटिफाई किया जा पा रहा है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए आगे डाटा इसका देख लेते हैं। 10 शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन 2 ml का हुआ व्हेन द रेसिडुअल गैसेस पास थ्रू KOH, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो CnH2n प्लस 2 प्लस O2 बराबर NCO2 प्लस N प्लस 1 H2O। तो आपका ऑक्सीजन हो गया इधर 3n प्लस 1 का हाफ, तो यहां लिखा जाएगा 3n प्लस 1 का हाफ, ठीक है। अब नाइट्रोजन का वॉल्यूम जो है वो x मान लो, एल्केन का वॉल्यूम जो है वो मान लो y, ऑक्सीजन का वॉल्यूम हो जाएगा 10 माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है। और देखो टोटल वॉल्यूम 10 ml है, कॉन्ट्रैक्शन 2 ml का शुरुआत में हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन 2 ml का हो रहा है, तो इसका मतलब वाटर वेपर जो है वो 2 ml बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्यूम माइनस राइट हैंड साइड का वॉल्यूम 2 ml है, वाटर वेपर 2 ml नहीं, ऐसा नहीं है। टू द रिमेनिंग मिक्सचर कंप्रेसिंग ओनली वन गैस हाइड्रोजन एडेड एंड द गैस रिडक्शन ऑफ 8 ml, 8 ml वॉल्यूम में कमी, ठीक है। अब देखिए ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये आपका y ml है तो ये कितना खर्च होगा? ये खर्च होगा 3n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई y, और इन दोनों का सम
y प्लस 3n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई y, मतलब एल्केन का वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम माइनस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम n मल्टीप्लाइड बाई y, इसको सॉल्व करने पर जो है इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2 ml क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पहले रिएक्शन में कितना आ रहा है 2 मिलीलीटर, तो y प्लस ऑक्सीजन कितना खर्च हो रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और उसका कोएफिशिएंट है 3n प्लस 1/2, तो y प्लस 3n प्लस 1/2 y माइनस n टाइम्स y इज इक्वल टू 2 ml। तो आप यहां पर लिख सकते हो 1 प्लस 3n प्लस 1/2 माइनस n इज इक्वल टू 2/y, और 2 प्लस 3n प्लस 1 माइनस 2n होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/y। इसको सॉल्व करने पर ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और प्लस 1 3n माइनस 2n n, तो 3 प्लस n/2, 3 प्लस n/2, 3 प्लस n/2 इज इक्वल टू 2/y, और इन अदर वर्ड्स 3 प्लस n इज इक्वल टू 4/y। ठीक है, आगे देखिए। तो ये 2 ml वाली बात अपन ने यूज कर ली। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके टू द रिएक्शन मिक्सचर कंप्राइजिंग ओनली वन गैस नाइट्रोजन, excess hydrogen was added and after combustion the gas produced absorbed by water causing a reduction in 8 ml। अमोनिया गैस जो है वो पानी में घुल जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में आगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है अमोनिया, और जो अमोनिया होता है वो वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व कर जाता है और डिसॉल्व करके बनाता है NH4OH। ये अपन ने कौन सा किस में घुलता है ये पढ़ चुके हैं पहले। तो नाइट्रोजन था कितना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नाइट्रोजन था x, तो हाइड्रोजन कितना खर्च हुआ होगा 3x, 3 गुना उसका, तो ये आपका 2x बना होगा, लेकिन पानी में घुलने की वजह से पूरा गायब हो गया होगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब 2x, ये x था, ये 3x खर्च हुआ और ये 2x बना। ये जो 2x बना ये पानी में घुला और पानी में घुलने की वजह से 8 ml कमी आ गई, तो इसका मतलब x बराबर हो गया 4। इसका मतलब x बराबर हो गया 4। अब आप देखिए सवाल को, तो ये क्लियर हो गया अपना सवाल कि शुरुआत में नाइट्रोजन जो है वो 4 रहा होगा। तो पहला क्लियर हो गया अमोनिया, दूसरा क्लियर हो गया 4, तीसरा क्लियर होगा ऑक्सीजन 0 ml। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करना। ये नाइट्रोजन वाली बात समझ में आई क्या, लिख के बताओ जरा। नाइट्रोजन को अपन ने एक्स माना था, नाइट्रोजन को अपन ने एक्स माना था, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। नाइट्रोजन को एक्स माना था तो हाइड्रोजन 3x खर्च होगा और अमोनिया 2x बनेगा। तो नाइट्रोजन तो गया, हाइड्रोजन एक्सेस में था। जब पानी मिलाया तो पानी मिलाने से सारा अमोनिया पानी में घुल गया और वॉल्यूम 8 ml कम हो गया। तो इसका मतलब जो अमोनिया बना था उसका वॉल्यूम था 8 ml, तो इसका मतलब 2x 8 के बराबर होगा, तो x 4 के बराबर होगा। तो इसका मतलब शुरुआती मिक्सचर में जो 10 ml मिक्सचर था, उस 10 ml मिक्सचर में जो तुम्हारा नाइट्रोजन था वो 4 ml था। कोई डाउट? रामलाल मीना ने लिखा है कॉन्ट्रैक्शन को KOH से निकालने के बाद हुआ। देखिए दो तरह की कॉन्ट्रैक्शन है इसमें। 10 ml mixture of nitrogen, alkane, oxygen undergoes combustion. There was a contraction of 2 ml when the residual gas was passed through KOH। ये अलग चीज है। हाँ ठीक है, वो वाली दूसरी बात है। To the remaining mixture comprising of only one gas, excess hydrogen was added after combustion. The gas produced is absorbed by water,
कॉजिंग रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ 8 ml। ये लास्ट वाला पार्ट समझ में आ रहा है? हाँ वो सही है, कॉन्ट्रेक्शन KOH से पास होने पर हुआ। ये वाली स्लाइड बदलेगी, ये वाली स्लाइड बदलेगी, कॉन्ट्रेक्शन KOH से पास होने के बाद हुआ। बिल्कुल सही है, ये वाली स्लाइड पूरी चेंज होगी। ठीक है, ये वाला तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये वाली स्लाइड ये चेंज होगी। यहां पर देखिए, नाइट्रोजन को x माना था, हाइड्रोजन 3x खर्च होगा, अमोनिया 2x बनेगा, और पानी मिलाने पर सारा अमोनिया घुल गया, वॉल्यूम 8 ml कम हो गया, तो x बराबर 4 हुआ। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो एक अननोन हम लोग लेके चल रहे थे उसको अब लेने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा हो गया 4 ml। ये y मान लो, तो ऑक्सीजन तुम्हारा हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 माइनस वाई, 6 माइनस वाई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? रामलाल मीना का क्लियर है? ठीक है, रामलाल मीना का वैसे भी क्लियर था, वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो KOH की वजह से हुआ था। अब देखिए, इसको आपने माना है वाई, ऑक्सीजन आपका खर्च हो रहा है 3n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये आपका बन रहा है n टाइम्स वाई, और KOH से पास करने पर वॉल्यूम 2 ml कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो एन वाई है दैट इज इक्वल टू 2, KOH से पास करने पर वॉल्यूम 2 ml कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो एन वाई है दैट इज इक्वल टू 2। दूसरी चीज, इसका वॉल्यूम, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम प्लस ऑक्सीजन का वॉल्यूम को ऐड करने पर द आंसर शुड बी 6, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम इज 10, कुल आयतन 10 है जिसमें नाइट्रोजन 4 पता चल चुका है, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन का वॉल्यूम मिलाकर के 6 आना चाहिए। तो हाइड्रोकार्बन का वाई है और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो है 3n प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, इन दोनों को जोड़ करके 6 आना चाहिए। अब देखिए, y नीचे कर देंगे तो 2 प्लस 3n प्लस 1, 2 प्लस 3n प्लस 1 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 3 प्लस 3n, 3 प्लस 3n अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 अपॉन वाई। तो काट देते हैं इसको, 1 प्लस n अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। और यहां से क्या करते हैं, n के जगह पे 2 अपॉन वाई पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके n के जगह पे पुट कर देते हैं 2 अपॉन वाई, तो 1 प्लस 2 1 प्लस 2 अपॉन वाई होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 2 अपॉन वाई होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2। क्रॉस चेक कर लेते हैं अब कि अगर मेरा हाइड्रोकार्बन सवाल के अनुसार बैठ रहा है दैट इज y इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब O2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो n की वैल्यू भी निकल जाएगी इधर से पिछले स्लाइड से, क्योंकि y अगर 2 है तो आपका n हो जाएगा कितना, n आपका हो जाएगा 1, मतलब मीथेन हो जाएगा। अगर ये मीथेन हुआ तो O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 और 2H2O बनाएगा, तो ऑक्सीजन तुम्हारा हो गया 2 और 2 4, तो यहां 2, तो अगर ये 2 है तो ये 4 खर्च होगा, 4 2 6, तो ये 2 बनेगा। तो सवाल को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है।
गैस यूडोमेट्री के सवाल में एक बार क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। चलिए देख लीजिए। नाइट्रोजन 4 पता चल चुका है, यहां तक सब बच्चों ने बता भी दिया है। एल्केन को वाई मान लिया, ऑक्सीजन हो जाएगा 10 - x - y, x4 पता चल चुका है, ऑक्सीजन लिख दिया है। अब रिएक्शन लिखा, हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला लिखा, रिएक्शन को बैलेंस किया। KOH से पास करने पर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन 2 ml आ रहा है, जिसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड KOH में घुलने की वजह से 2 मिलीलीटर वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो इसका मतलब N/2 के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसको लिख दिया। दूसरी चीज, हाइड्रोकार्बन का वॉल्यूम प्लस इस्तेमाल होने वाले ऑक्सीजन के वॉल्यूम का सम 6 के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अपन ने y फाइंड आउट कर लिया, और एक बार y फाइंड आउट कर लिया तो n फाइंड आउट कर लिया, तो अपन ने हाइड्रोकार्बन बता दिया मीथेन होगा। क्रॉस चेक कर लिया, सारी बातें सही बैठ रही है। तो ये जो सवाल में जो भी चीजें पूछी है वो सब क्लियर हो गया। गैस प्रोड्यूस्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर अमोनिया। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द मिक्सचर शुरुआत में 4, क्योंकि बिना इसके 4 हुए अमोनिया 8 बन नहीं सकता। ऑक्सीजन कितना बचेगा पढ़ के लिख गया था 0। हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करिए, तो आंसर हो गया मीथेन। तो चारों पार्ट्स प्रॉपर सॉल्व हो गया। जो लंबे पार्ट थे वो थे क्वेश्चन नंबर ये वाला 22। 22 निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? बाकी ऑप्शंस को पुट करके भी देखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बाकी ये तो मैंने पूरा तरीका बता दिया। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं होते, पूछा था हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ के बताइए 5 आंसर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी हिट एंड ट्रायल से भी ये सवाल तो बन जाएगा, लेकिन घुमावदार इसी सवाल को घुमा के इसका आंसर पूछा जाए तो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रॉपर। कोई डाउट किसी बच्चे को? समझ में आ गया रामलाल मीना इतना लंबा क्यों सॉल्व किया? क्योंकि ये सवाल, इस सवाल को मत देखो, यही सवाल को घुमा करके 2-3 अलग अलग तरीके से और सवाल बना सकते हैं, तो तब बच्चा कैसे करेगा वो मेन चीज है। क्योंकि मोटे तौर पे सवाल वही रहते हैं, घूम घूम के आते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्रिहेंशन 7। अब जो पूछा है, ये सॉल्व कर दिया अपन ने, ये दोनों भी कर दिए, ये वाला कर दिया। मैच द कॉलम 27। ठीक है, देखिए, मैच द कॉलम 27, 1 स्टार लगा हुआ है तो मैट्रिक्स मैच है, मतलब हर ऑप्शंस को क्रॉस चेक बार बार करना पड़ेगा जब तक ये चारों पूरे सेटिस्फाई ना हो जाओ। 1 मोल KClO3 प्लस 2 मोल KClO4। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, क्या है ये, मैच द कॉलम। सत्ताईस, 1 मोल KClO3 प्लस 2 मोल KClO4, दोनों आयनिक कंपाउंड है। KClO3 तोड़ करके K प्लस प्लस ClO3 नेगेटिव बनाएगा। अगर ये 1 है तो ये 1 और 1 बनेंगे, और KClO4 आयनिक कंपाउंड है K प्लस, और ClO4 नेगेटिव में टूटेगा। अगर ये 2 है तो ये उतने बनेंगे। ठीक, 1 मोल KClO3 और 2 मोल KClO4, यही सवाल है। अब टोटल K प्लस कितने हो गए आपके, 3। ClO3 नेगेटिव कितने हो गए, 1।
ClO4 नेगेटिव कितने हो गए? 2। ठीक। X ऑफ K का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? K का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5। X ऑफ ClO3 नेगेटिव, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? ClO3 के मोल्स अपॉन टोटल 1/6, 0.167। और ClO4 नेगेटिव का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया 2/6, दैट इज 0.33। तो पहला चेक करो। K प्लस का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5, ClO4 नेगेटिव का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.33। तो पहला वाला जो है, पहला वाला ये P के साथ और S के साथ मैच कर रहा है। पहला वाला P के साथ और S के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को? पहला वाला P के साथ और S के साथ मैच कर रहा है। अब दूसरा, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, 2 मोल सोडियम सर कार्बोनेट। वीडियो पोस्ट हो गए। अच्छा, सही कर देता हूं। ठीक है, तो K प्लस का जो मोल फ्रैक्शन वो 0.5 आ गया, और ClO3 माइनस का मोल फ्रैक्शन आ गया, ये आ गया। पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला पार्ट, 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट और 2 मोल सोडियम कार्बोनेट। 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे बनेगा 1 मोल Na प्लस, और बनेगा 1 मोल HCO3 माइनस, और 2 मोल है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से बनेगा 2 मोल Na प्लस, और बनेगा 2 मोल CO3 माइनस 2। तो टोटल Na प्लस के मोल्स कितने हो गए? Na प्लस के मोल्स हो गए 3, HCO3 माइनस के हो गए 1, और CO3 माइनस 2 के हो गए 2। तो X ऑफ Na, सोडियम का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.5, HCO3 माइनस का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.167, और CO3 माइनस 2 का मोल फ्रैक्शन हो गया 0.33। देखो, बी वाला ऑप्शन जो है वो क्यू वाले के साथ मैच करेगा। बी वाला ऑप्शन क्यू वाले के साथ मैच करेगा, आर वाले के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि आर टोटल तो वाले में 8, कार्बोनेट दिया हुआ है टोटल 0.25, 8 है। और कार्बोनेट का जो मोल फ्रैक्शन है वो आ रहा है आपका 0.33, क्योंकि कार्बोनेट 2 मोल बनेंगे। अच्छा, सोडियम Na2CO3। सही सही। तो ये आपका हो जाएगा, ये बदल जाएगा। सोडियम आपका हो जाएगा, Na2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा, कार्बोनेट 2 ही रहेगा, तो सोडियम 4 और एक 5 हो गया, और टोटल आपके हो गए कितने? 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गए। टोटल आपके 8 हो गए।
तो सोडियम का मोल फ्रैक्शन जो है, सोडियम का मोल फ्रैक्शन हो गया 4/8, 4, 5, 6, 7, 8, 4/8 हो गया सोडियम का मोल फ्रैक्शन। 5 बाई अब HCO3 बताओ। सर 5 हो रहे हैं शायद इन्हें। 5 और 8, हाँ बिल्कुल सही है, 4 और 1 5, 5/8, 5/8 सोडियम के 5 मोल है। बाइकार्बोनेट तुम्हारे पास 1 है और टोटल तुम्हारे है कितने, 8, 1/8, 1/8 होता है 0.125, और कार्बोनेट तुम्हारे पास कितने हैं, 2, और टोटल है 8, तो ये हो गया 0.25। मैच कर लो। सोडियम तो दिया ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। कार्बोनेट हो गए 0.25 और बाइकार्बोनेट हो गए 0.125, तो बाइकार्बोनेट गलत हो गया, कार्बोनेट सही है। अब सी ऑप्शन, 1 मोल पोटेशियम बाइकार्बोनेट, 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट, 2 मोल पोटेशियम पर क्लोरेट। चलिए देखिए, 1 मोल KHCO3 और 2 मोल KClO4, तो K कितना हो गया, 3 मोल। HCO3 माइनस कितना हो गया, 1 मोल, ठीक है। और ClO4 माइनस ये कितना हो गया, यहां से बनेगा 2, पोटेशियम यहां से 2 निकला, यहां से 1, 2 और 1 3 हो गया, HCO3 माइनस हो गया 1, और ClO4 माइनस यहां से बने 2, टोटल आपके हो गए 6 मोल। तो K प्लस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, K प्लस का जो मोल फ्रैक्शन है ये आपका हो जाएगा 3/6, 0.5। HCO3 माइनस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/6, 0.167, और ClO4 माइनस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 0.33। मैच कर लो इसको। के का सही है, HCO3 माइनस का सही है, और ClO4 माइनस का भी सही है, तीनों के साथ मैच कर रहा है। पोटेशियम का 0.5, HCO3 माइनस का 0.166, और ClO4 माइनस का 2/6 जो कि 0.33 होता है। और लास्ट, 2 मोल NaClO4 और 1 मोल KHCO3, 2 मोल NaCl NaClO4 और 1 मोल, 1 मोल KHCO3, 1 मोल KHCO3, तो Na प्लस हो गया तुम्हारा 2, ClO4 नेगेटिव तुम्हारा हो गया 2, K प्लस तुम्हारा हो गया 1, HCO3 माइनस तुम्हारा हो गया 1, टोटल हो गया 6। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम तो ऑप्शन में नहीं है, इज इक्वल टू 2/6। मोल फ्रैक्शन ऑफ ClO4 नेगेटिव इज इक्वल टू 2/6, 0.33। मोल फ्रैक्शन ऑफ K प्लस इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 0.166, और मोल फ्रैक्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 0.166। देख लीजिए, K के साथ मैच नहीं कर रहा है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस का मैच कर रहा है, और ClO4 माइनस का भी मैच कर रहा है।
तो सब क्रॉस चेक कर लो आंसर के साथ। क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा धैर्य से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वरना मल्टीप्लाई करने में गलत हो जाएगा। बताइए। समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है। इट वॉज ए इजी क्वेश्चन, बट एक्यूरेसी इज नीडेड। ध्यान से करना पड़ेगा। सवाल तो आसान है, स्पीड में करने की कोशिश करेंगे तो जोड़ने में, या जैसे Na2CO3 था, तो 2 मोल Na2CO3 से 4 मोल Na और 2 मोल कार्बोनेट निकलेगा। तो स्पीड में करने से जल्दबाजी में गलती हो सकती है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और कोई डाउट इसके अलावा? ये तो अपन ने सारे सॉल्व कर लिए जो लिखा हुआ था, जो क्लास के स्टार्ट होने के पहले अपन ने लिखा था। सारे डाउट्स अपने हो गए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? थर्टी टू इन एक्सरसाइज 1 साक्षी ने लिखा है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 32। टाइम पे डिपेंड करेगा ये कि बड़ा क्वेश्चन है कि छोटा है। एक्सरसाइज 1 का 32। ये वाला सवाल। A mixture of 100 ml of CO, CO2 and O2 was packed. When the resulting gaseous mixture was passed through QH, contraction in volume was found to be 80. The composition of initial mixture में भी क्या क्या हो सकते हैं? अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पे आते हो तो केवल CO कर सकता है, CO2 तो करेगा नहीं। और 80 ml वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इसका मतलब CO और CO2 दोनों को मिला करके 80 होना चाहिए, क्योंकि जितना CO होता है उतना ही CO2 भी बनता है। तो आप देखो कि अगर तुमने CO को 30 लिया, अगर तुमने CO को 30 लिया तो CO2 30 बनेगा, और पहले से ही तुम्हारा जो CO2 है 60 है, तो अगर ये 30 ले रहे हो, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन उसके प्रॉपर रेशियो में नहीं है। ये 30 50 और 20, 30 40 और 30, 50 30 और 20, तो इसको चेक कर सकती हो। अगर ये 50 ले रहे हो तो ये तुम्हारा खर्च होगा 25 ऑक्सीजन, तो ये बनेगा 50 बनेगा CO2 और 30 पहले से,
तो 50 + 30 इज इक्वल टू 80। 80 ml वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो ये वाला बैठेगा। इस तरह से इसको तुम्हें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट टर्न बता दूंगा मैं। 32 और 33, ये दोनों गैस यूडोमेट्री के सवाल है, ये दोनों अपन नेक्स्ट टर्न पे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे जो भी इसके बचे हुए टॉपिक्स है वो अपन कवर कर देंगे। आज तो डिस्कशन में पूरा निकल गया, और उसके नेक्स्ट टर्न पे टेस्ट होगा तुम्हारा, इसका मतलब फ्राइडे को, और लाइव टेस्ट, और मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आज अपन मीटिंग एंड करते हैं, फिर परसों मिलेंगे। नए जो बचे हुए टॉपिक है और इसके जो भी सवाल तुम्हें अभी भी डाउट है पूछ सकते हो। ये 2 सवाल इसके बचे हुए हैं जो अभी साक्षी ने पूछा, वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट टर्न पे। एक हिंट दे दिया कैसे चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके।